हाँ, पर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जब बाहर से फैक्ट्रियां यहाँ आएंगी, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे तो उससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन आपको पहले नहीं पता था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलासा देते कि आपकी ज़मीनें और आपकी नौकरियां जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हैं? यहाँ तक ज़मीनें देने की बात है, ज़मीनें आज भी सुरक्षित हैं। एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गुपकार गैंग बना है, ये कुल मिलाकर पावर हंग्री है, लूटपाट वाला गैंग है। 70 सालों से इन्होंने कश्मीर को लूटा। लड़ने की बात करते हैं तो रीज़न देते हैं कि हमें कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दहशत है उनको भारतीय जनता पार्टी के। महबूबा मुफ्ती की बात करें तो यहाँ पर आकर वो ये बयान देती हैं कि बेरोज़गारी है, इसलिए युवा जो हैं वो हाथों में बंदूक उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, क्या कहेंगे? देखिए, 4.5 साल या 4 साल हम सरकार में रहे, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती रही, ये जवाब तो उनको देना है। लेकिन आप देख रहे हैं लाइव वायर में हूँ आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है तब से जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से गर्मा गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने जब उन्हें रिहा किया गया उसके बाद जब पहली ही पत्रकार वार्ता का आयोजन किया तो उसमें एक विवादित बयान दे दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आता तब तक वो कोई दूसरा झंडा नहीं उठाएंगी। तिरंगे को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। उसके बाद गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो कश्मीर के नेता जम्मू में आए और यहाँ पर मीटिंग करके चले गए और जो सोच कर वो यहाँ पर आए थे वैसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। चर्चा करेंगे इस सब पर। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी, पूर्व MLC भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन से शुरू करेंगे, गुपकार डिक्लेरेशन के नेता जम्मू में आए, जो सोच लेकर वो यहाँ पर आए थे वैसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। कश्मीर के ही नेता यहाँ आए और PDP की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके अपने ही यहाँ के कुछ चंद नेता थे, उनके साथ मीटिंग करके वापस चले गए। क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गुपकार गैंग बना है, ये कुल मिलाकर पावर हंग्री है, पावर ग्रीडी है और उसके साथ साथ लूटपाट वाला गैंग है। 70 सालों से इन्होंने कश्मीर को लूटा, कश्मीर के खजाने को लूटा। रोशनी एक्ट के तहत हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो लूटी और कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सरकार में रहने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। इसके लिए ही ये गुपकार गैंग बना है, क्योंकि उनको लगा जैसे गुपकार गैंग बना और बनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर का नौजवान दोबारा से बंदूक उठाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाई मैं तिरंगा, जब तक स्टेट का झंडा वापस नहीं आएगा तो मैं देश का झंडा नहीं उठाऊंगी। उसके साथ साथ फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन की मदद से मैं 370 और 35 से हटाऊंगा। और उसके बाद, उससे पहले अमर अब्दुल्ला की ये स्टेटमेंट, लानत होगी हम लोगों पर अगर हम चुनाव की राजनीति करेंगे, हमें 370 और 35 से हटने तक हम चुनावों में नहीं आएंगे। और इन सब बयानों के बाद गुपकार गैंग एक फ़ैसला लेता है, इकट्ठे होते हैं, कांग्रेस उसके साथ जाती है और मिलकर चुनाव लड़ने की वो बात करते हैं। जब वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, इसमें जुड़ती बात है, जब वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो रीज़न देते हैं कि हमें कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दहशत है उनको भारतीय जनता पार्टी के, जो कश्मीर के उनके बढ़ते हुए कदम हैं। क्योंकि उन्होंने देखा जिस दिन 24 तारीख को या 22 तारीख को महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि ये कश्मीर के अंदर तिरंगा कोई नहीं उठाएगा, और 26 अक्टूबर एक्सेशन डे के दिन कश्मीर के लोग निकलते हैं, 250-300 कारें निकलती हैं
और वो पूरे कश्मीर का चक्कर लगाते हुए गुपकार रोड से निकलते हुए महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक अब्दुल्ला के घरों के बाहर उस पर भी आएंगे। आपने वहाँ पर एक रैली निकाली, क्योंकि आप कश्मीर के प्रभारी भी हैं, इसलिए आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। जब गुपकार डिक्लेरेशन के लोग जम्मू आए, यहाँ पर आके जब इन्होंने बैठकें की लोगों के साथ, इन्होंने कहा कि मुलाकात हमने की है। महबूबा मुफ्ती की बात करें तो यहाँ पर आकर वो ये बयान देती हैं कि बेरोज़गारी है, इसलिए युवा जो हैं वो हाथों में बंदूक उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाई, क्या कहेंगे? देखिए, 4.5 साल या 4 साल हम सरकार में रहे, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती रही, यह जवाब तो उनको देना है। लेकिन मैं इसमें कुछ और कहना चाहूँगा। बिहार है ना, बिहार की पॉपुलेशन जो है जम्मू की कश्मीर की पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा है, और जितना हमारा युवा यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उतनी ही एम्प्लॉयमेंट बिहार में है। पॉपुलेशन 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी ही है बिहार में गवर्नमेंट की जितनी यहाँ पर इस स्टेट के अंदर है। यहाँ परेशानी क्या है? युवा बेरोजगार क्यों है? क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 370 और 35A था। क्या कारण है कि भाई गुरुग्राम जो है 10 सालों में इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर उसका खड़ा हो जाता है कि दुनिया के लोग वहाँ जाकर नौकरी ले रहे हैं। हमारा बच्चा यहाँ पर MBA, BCA, MTech, BTech करने के बाद नौकरी करने के लिए वो बेंगलोर जाता है, हैदराबाद जाता है, दिल्ली जाता है, अब्रॉड जाता है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है। अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होता, यहाँ पर अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते प्राइवेट, उसमें भी हमारा युवा जाता। यहाँ पर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जब बाहर से फैक्ट्रियाँ यहाँ आएंगी, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, तो उससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन आपको पहले नहीं पता था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलासा देते कि आपकी ज़मीनें और आपकी नौकरियाँ जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हैं, उस समय नहीं पता था? देखिए, यहाँ तक ज़मीनें देने की बात है, ज़मीनें आज भी सुरक्षित हैं। एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक लोगों के अंदर क्यास पैदा किया जा रहा है। उसमें कुछ मीडिया के लोग भी उसमें मैं कहूँगा कि शामिल हैं, चाहे वो उसमें क्या कारण क्या है मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि मैं ज़मीन नहीं बेचना चाहता, आप मेरी ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, एग्रीकल्चर लैंड कोई नहीं बाहर का आदमी खरीद सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। तीसरी बात क्या है, विद इन म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर ही बाहर से आदमी आके ज़मीन खरीद सकता है, यहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए खरीद सकता है। आपको पता होना चाहिए कश्मीर के अंदर बड़े इन्वेस्टर आ चुके हैं, अरबों खरबों रुपए जो है कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी उससे यहाँ की इकॉनमी भी ठीक होगी। एक और सवाल जोड़ दूं यहाँ पर, महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो यहाँ पर भी आकर कह रहे थे कि नुकसान सिर्फ कश्मीर के लोगों को होगा, कश्मीर के लोगों को माफ़ करें नहीं होगा, जम्मू के लोगों को नुकसान होगा। वो अभी भी कह रहे हैं कि कश्मीर कोई नहीं जाएगा, जम्मू में आकर सारे लोग ज़मीनें खरीदेंगे, लोगों को नुकसान। ज़मीनें किसी ने यहाँ घर बनाने के लिए नहीं खरीदनी है। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मैं अपने लोगों से मैं पूछता हूँ कि ये हिमाचल है हमारे साथ, ये पंजाब है हमारे साथ, ये हरियाणा है हमारे साथ, ये दिल्ली है हमारे साथ, ये चंडीगढ़ है हमारे साथ, कितने लोग शिफ्ट हो गए? कितने लोगों ने उधर घर बना लिए? कोई अपना घोंसला नहीं छोड़ता। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को इन्होंने 1989 में फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया जम्मू में आकर। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में जाता हूं, मैं मस्जिद में जाता हूं, मैं गुरुद्वारा में जाता हूं, मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में जब मीटिंग की तो उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोप लगाती है, मैं तो सब जगह जाता हूँ। फारूक अब्दुल्ला को फिर ये भी जवाब देना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट और फारूक अब्दुल्ला उसके चीफ मिनिस्टर, और 1989 में लाखों कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया। एक डेमोग्राफी चेंज जो है कश्मीर के अंदर लाई गई। आज कश्मीर के अंदर कितने कश्मीरी पंडित बच गए? और जब हमारी गवर्नमेंट ने, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि वहाँ पर हम कॉलोनीज बसाएंगे, वहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कॉलोनी बनाएंगे, हम पंडित की कॉलोनी बनाएंगे। आपको पता है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कितना विरोध किया? और मैं ये पूछना चाहूँगा फारूक अब्दुल्ला से कि आप ये बताएं कि जो कश्मीरी पंडित जब वहाँ पर भगाए गए, जब वहाँ पर अनाउंसमेंट्स हुई कि भाई या तो आप लोग हमारे धर्म में आ जाओ और या कश्मीर छोड़ दो, और उसके बाद वहाँ पर जो हुआ, वहाँ पर तांडव हुआ, हमारी माताओं और बहनों के साथ वहाँ पर बेरुमती हुई, वहाँ पर कत्लो गारत हुई,
रातों रात हमारे लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी माताओं और बहनों की इज्जत बचाने के लिए वहां से निकल आए। कितनी FIR लगाई फारूक अब्दुल्ला ने? एक FIR फारूक अब्दुल्ला ने नहीं लगाई। कितने लोग अरेस्ट किए फारूक अब्दुल्ला ने, जरा बताएं। अगर वो सेकुलर हैं, हिंदू धर्म का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, तो कश्मीर में हिंदू धर्म का मान सम्मान क्यों नहीं किया? कश्मीर के अंदर जो मंदिर टूटे उसके ऊपर FIR क्यों नहीं लगी? कश्मीर के हमारे कश्मीरी पंडितों के जो घर लूटे गए उसके ऊपर उसने एक्शन क्यों नहीं किया? क्या उसने आज तक एक भी कमीशन बिठाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी देर पावर में रही, कोई एक कमीशन बनाकर और उसकी इंक्वायरी करवाई कि आखिर यहाँ पर अपने ही देश में कश्मीरी पंडित पराये कैसे हो गए? अब कश्मीर बदल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी 370 हटने के बाद 35 में बड़े बदलाव के बाद कश्मीर बदलेगा। आपको क्या लगता है कश्मीर बदल रहा है? आप देखिए ना, आप देखिए बदल रहा है कि नहीं बदल? मैं आप कहता हूँ ना, मैं बताने लगा हूँ ना, 370 और 35A हटने के बाद आपने कोई विरोध देखा कश्मीर का? कश्मीर भी शांति चाहता है। कश्मीर के युवा भी जो है वो रोज़गार चाहते हैं। कश्मीर का युवा भी जो चाहता है कि मैं भी अच्छे ढंग से कपड़े पहनूं, अच्छे ढंग से खाऊं और संतोष से जीऊं। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम व्यापार करें, हमारी दुकानें खुलें। ये बदलाव आपको देखा होगा, कोई हुर्रियत का कैलेंडर उसके बाद लागू नहीं हुआ। पत्थरबाजी में कमी आई। आप देखिए कि वहाँ तिरंगा रैली हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। पर मैं आऊँगा, आप कश्मीर के प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करें। जब विलय दिवस था आप वहाँ पर थे, आपने जनता से मुलाकात की, एक रैली देखी हमने हाथों में तिरंगा लेकर, और शायद जानबूझकर आप गए या प्लानिंग से आप गए, फारूक अब्दुल्ला के घर के पास से आप लोग निकले वो तिरंगा रैलियाँ लेकर, और ये भी आरोप लगे कि भावनाओं को भड़का रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तिरंगे लेकर यहाँ से घूम रहे। आपने लोगों की नब्ज टटोली होगी वहाँ पर। क्या अब वो बदलाव आपको दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी वो बदलाव तो देश ने देखा ना, दुनिया ने देखा कि किस ढंग से कश्मीर के लोग तिरंगा कारों में लगाए हुए 300 से 400 के बीच की कारें निकलती हैं, कश्मीर की 60 सड़कों के ऊपर घूमते हुए, गुबकार रोड से निकलते हुए। ये भी कहा गया कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था, पहले से प्री प्लान था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मेरा ये कहना है कि हम उनकी ही बात मान लेते हैं कि वो ऑर्गेनाइज था, लेकिन 400 कारें आई ना। मैं कहता हूँ जम्मू के अंदर हम लोग अगर जब कोई कार रैली निकालते हैं, भारतीय जनता पार्टी की निकालते हैं, तो कितनी ताकत लगानी पड़ती है। आपने कार्यकर्ता को बोलना बताया, रजौरी में निकालेंगे, उधमपुर में निकालेंगे, कहीं भी निकालेंगे, तो आखिर 400 कारें इकट्ठी करके कश्मीर के अंदर जो लोग आए, वो आए ना, वो बदलाव है ना, वो नज़र आना चाहिए ना, वो सबको नज़र आना चाहिए बदलाव कि कश्मीर आज शांति चाहता है। इस गुपकार गैंग को वो समझ चुके हैं। मुझे ये बताओ ना, मैं कश्मीर के लोगों से भी ये पूछना चाहूँगा कि वो भी हमें इस बात को उनसे सवाल पूछें कि वो ये बताएं कि भाई पहले आपने कहा कि बंदूक उठानी पड़ेगी, फिर आपने कहा तिरंगा नहीं उठाऊंगी, फिर आपने कहा कि 300 चाइना की मदद से 370 और 35 से हम हटाएंगे, फिर आपने कहा कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर आप इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो? पावर के लिए लड़ रहे हो ना, भारतीय जनता पार्टी। और अभी इस पे और चीज़ जोड़ेंगे, पहले कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा थी, उसके बाद कांग्रेस ने थोड़ा खुद को अलग कर लिया। जब हमने सवाल पूछे कांग्रेस के नेताओं से कि महबूबा मुफ्ती के ये बयान है फारूक अब्दुल्ला साहब को चीन आकर 370 वापस देगा, तो उन्होंने कहा कि ये उनके निजी बयान है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस तिरंगे का सम्मान करती है, कांग्रेस के कई नेता शहीद हुए हैं तिरंगे के लिए। लेकिन अब जब चुनाव आए, DDC चुनावों की बात करें, तो कांग्रेस का झुकाव फिर एक बार वहाँ पर हो गया। इस पर क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बनेंगे ये गुपकार डिक्लेरेशन के लोग चुनावों में, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो गए एक बार फिर से? देखिए, ये खतरा भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब सब पॉलिटिकल पार्टियां ये इकट्ठी होंगी तो नेचुरली ये पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। उस पोलराइजेशन में क्या रिजल्ट आएंगे वो अगली बात है। लेकिन यहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की है, इस जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हाल में पहुँचाने वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस ही है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह जी ने, और वो कोई उसमें कोई शर्त नहीं थी महाराजा हरि सिंह की, लेकिन शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू जी की दोस्ती थी और उस दोस्ती के कारण ये सारी चीज़ें खड़ी हुई। फिर क्या कारण था बाद में कांग्रेस को, शेख अब्दुल्ला को, नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया, फिर जेल से बाहर निकाला। फिर उन्होंने 1989 में जब मफ ने इलेक्शन लड़ा,
कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर रिगिंग की, उस रिगिंग का रिजल्ट कहते हैं कि ये उसके बाद टेररिज्म उसके बाद फैला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को भी यहाँ पर नहीं आने देती। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की परेशानी का जड़ जो है वो कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में आज तक जितनी शांति रही उसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश की। का डिक्लेरेशन में एक आरोप और लगे, जम्मू की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भी आरोप लगे कि अपना सब कुछ बना लिया है इन्होंने, लोगों का नहीं बनाया, अपना बना लिया, अपनी प्रॉपर्टी डबल कर ली। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इतने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात आप कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया, जिस ढंग से इन 4-4.5 वर्षों में काम हुए, जिस ढंग से यहाँ पर एक्सप्रेस वे बने, हाईवेज़ बने, जिस ढंग से यहाँ पर रिंग रोड्स बन रही हैं, जिस ढंग से यहाँ पर बड़े बड़े ब्रिजेस बने, जिस ढंग से यहाँ पर दूर इलाके के अंदर भी ब्लैक टॉपिंग हुई, जिस ढंग से यहाँ पर गैस सिलेंडर बांटे गए, जिस ढंग से यहाँ पर गांव के अंदर 70 साल के बाद बिजली पहुँची, जिस ढंग से हमारे MLAs ने काम किया, ये ऐतिहासिक है। ये भी आरोप लगे काम पिछली सरकारों ने किया, आपने सिर्फ ऊपर नेम प्लेट्स जो हैं वो अपनी लगाई। नहीं, कोई भी काम ऐसा गिना के बताया जाए ना। अगर मैं ये कहता हूँ, सवाल ये पैदा होता है कि ये रिंग रोड बन रही है, ये कब बनी? हमारे दौर में बनी। श्रीनगर के अंदर रिंग रोड बन रही है, कब बनी? एम्स, IIT, IIM जो आया वो किसके दौर में आया? यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बंद कर दिया था, उसे दोबारा खोला तो किसने खोला? देवका नदी जिसको छोटी गंगा हम कहते हैं, करोड़ों रुपए उसकी सफाई के लिए आए, वो किसने लाए? कश्मीर जो यहाँ हमारी सरकार ने यहाँ लैंग्वेजिंग अब यहाँ शुरू की कि रुकी हुई सड़कों को बनाया जाए। हज़ारों सड़कें जम्मू कश्मीर के अंदर वो बनी जो 20 साल से रुकी हुई थी। इसलिए ये कहना कि हमने कोई नेम प्लेट लगाई है बिल्कुल गलत है। जो काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं जो 60 वर्षों में काम नहीं हुए, इन 6 वर्षों में काम हुए हैं और LG गवर्नमेंट में भी काम आगे हो रहे हैं। ये भी आरोप लगे कि जो केंद्र सरकार फैसले लेती है उससे पहले जब जम्मू के नेता होते हैं वो कुछ और बयान देते हैं, दिल्ली से आर्डर कुछ और आ जाता है, जम्मू के नेताओं को पूछते ही नहीं है दिल्ली वाले, खुद ही फैसले ले लेते हैं। गैप है एक जम्मू कश्मीर बीजेपी। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का जो अपना काम है वो पूरे तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के काम के अंदर किसी की कोई दखल नहीं है। अभी हमारे कुछ नेता जो दिल्ली गए हुए थे, अभी होम मिनिस्टर जो है उनसे वो बात करके आए हैं, चर्चा करके आए हैं। इस किस्म का नोशन पैदा करना, हाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बीजेपी डायरेक्ट गवर्नमेंट में तो है नहीं है। यहाँ पर LG एडमिनिस्ट्रेशन है। अब LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने हिसाब से ही काम करेगी ना, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं। अब LG जो है नेचुरली मतलब दिल्ली में बात करेगा, वो यहाँ बीजेपी के नेताओं से थोड़ा ना बात करेंगे। हमारी ये कोशिश ये होती है कि हम अपनी बात जो है वो दिल्ली में भी पहुँचाएँ, LG साहब को भी पहुँचाएँ, और ताकि वो लोगों के काम हो सके। एक अगला सवाल मैं आपसे और करूंगा कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे जम्मू और कश्मीर के साथ अब भेदभाव नहीं होगा, जो कश्मीर में होगा वैसा ही जम्मू में होगा। कुछ समय पहले फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की एक लिस्ट निकली थी जिसको लेकर बड़े विवाद हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उन कैंडिडेट्स के साथ जब वो मिलने आए उन्होंने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। धांधली के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो लिस्ट कैंसिल भी नहीं हुई और उस पर कुछ नहीं हुआ, जांच नहीं हुई उस पर। क्या देखिए, जहाँ तक आप उसमें भेदभाव की बात करते हैं तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि उसमें करप्शन के चार्जेस जो लगे हैं उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इस मसले को लेकर हम LG साहब से भी मिले थे। जब इसके ऊपर काम किया गया तो एक बात बाहर आई। वो बात ये आई कि अगर हम सपोज करते हैं कि 1000 फार्म भरा गया टोटल जम्मू कश्मीर में, सपोज उसमें 800 फार्म कश्मीर के लोगों ने भरा और 200 फार्म जम्मू के लोगों ने भरा। हमने जब इस चीज़ को एजिटेट किया, पार्टी ने पूरी तरीके से एजिटेट किया, उधर से डिपार्टमेंट ने जब हमें रिकॉर्ड दिया, उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर 11 के ऊपर 1 कैंडिडेट लगा है, जम्मू में 5 के ऊपर 1 कैंडिडेट लगा है। जम्मू के लोगों ने इस समय उसमें फॉर्म बड़े कम भरे हुए थे, ये उनका कहना है। लेकिन हमारा ये कहना है ये ज़्यादती हुई है, इस ज़्यादती को भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो गलत हुआ है भ्रष्टाचार के ज़रिए जो है इसमें जो सारी चीज़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसको एजिटेट कर रही है और प्रयास कर रही है इसको क्वैश हो, ताकि हमारे लोगों के साथ इंसाफ हो सके। पिछले कुछ समय में हमने देखा है, इस बात को जुठलाया नहीं जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में युवाओं ने बहुत प्रदर्शन किए और ये कहा कि जो उम्मीद
उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरे नहीं हुए। और अब जिस तरह से डीडीसी चुनाव आ रहे हैं, उन प्रदर्शन करने वाले लोगों में, उन आरोप लगाने वाले लोगों में गांव के लोगों की बात करें, दूर दराज इलाके के, वो लोग ज़्यादा थे कि हमारे तक स्कीमें वो नहीं पहुंची हैं। अब जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी पकड़ है? देखिए, जहाँ तक जम्मू की हम बात करेंगे तो पूरे तरीके से 10 के 10 जिलों के अंदर कहीं एक आध में हम कह नहीं सकते कुछ डीडीसी के चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। जहाँ तक कश्मीर की बात है, वहाँ पे हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और किस ढंग से लोग खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात कही कि भाई यहाँ पर इस 1-1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा एक रोष पैदा हुआ है, युवाओं के अंदर रोष पैदा हुआ है, बड़े ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना, मैनेज की जाती है, कुछ लोगों को मैनेज किया जाता है, वो यहाँ मैनेज किया जा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब SRO 202 की बात हुई, SRO 202 की बात हुई, हम लोगों ने उसको लागू करवाया। आखिर LG एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने, माननीय अमित शाह जी जो है उन्होंने लागू करवाया। यहाँ 202 जो है वो हटने के बाद मतलब लोगों को इंसाफ मिला, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को इंसाफ मिला। अब इतनी ज़्यादा बातें हैं कि भाई हमें भी रेगुलर किया जाए, हमें भी रेगुलर किया जाए। हम मिले थे LG साहब से रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में कि हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलर किया जाए, हमारे NYC वाले हैं उनको जो है रेगुलर किया जाए, हमारे रेबरे खेल वाले जो हैं उनको रेगुलर किया जाए। वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि यहाँ पर फाइनेंस कितना है, यहाँ हम कितना कर सकते हैं। अब यहाँ पर तक अगर हम बात करें तो बेसिकली डेली वेजर जो है पॉलिटिकली ब्लैकमेल तो बीजेपी ने नहीं किया ना, NC ने किया, कांग्रेस ने किया, PDP ने किया। उन्होंने उस दौर में उन लोगों को लगाया जिस दौर में वो जहाँ पॉलिटिकली रुपये देने के लिए होते नहीं थे, एक्शन को कह देते थे कि भाई दिवाली और ईद के ऊपर इनको रुपये दे देना। वो बेचारे जो 21 साल में लगे थे आज वो 46 साल के हो गए, अब कुछ रिटायरमेंट की उस पर वो आ चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर ये इनका कत्ल जो है, मैं इसको कहूँगा कि लोग हमारे ऊपर बात करते हैं, इनका कत्ल बेसिकली जो किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने किया है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया, वोटों के लिए किया, उनको गुमराह किया, उनको ऐसी पोस्ट पे बिठा दिया जिसका प्रोविज़न ही गवर्नमेंट के अंदर नहीं था, जिसका फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल ही नहीं दिया हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ हो और ये पक्के हों। मुझे विश्वास है कि हम इनके साथ इंसाफ कर पाएंगे। आखिरी सवाल करूंगा। कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि यहाँ पर उपराज्यपाल प्रशासन जो है वो यहाँ पर है। कुछ चीज़ें जब अच्छी होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका क्रेडिट लेते हैं, हम मिले, हमने करवाया। जब कुछ चीज़ सही नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह देते हैं कि यहाँ पर उपराज्यपाल प्रशासन है, सीधी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार नहीं है। ये दोनों बातें समझ नहीं आती है। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि जो काम हो रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 100% के भी हमारे काम हो रहे हैं। हम जो काम बताते हैं उसमें कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो LG साहब को चलानी है ना, बीजेपी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती ना, ये हमने पहले भी आपसे बोला है। और LG साहब को जो चीज़ें लगती होंगी, हम जैसे कोविड का मामला बना, यहाँ पर GMC का मामला बना और रजौरी GMC का मामला बना, हम मिले, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कम से कम एक्टिव हुआ सारा तंत्र, आप भी जानते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर भी सिस्टम ठीक हुआ। हमारी जो मॉरल ड्यूटी है कि हमने अपने लोगों की सारी बातें जो हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के पास लेके जाएं, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें, LG साहब के सामने रखें। अब उन्होंने अपनी देखना है कि उसमें वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि भाई नहीं जी, हमने कोई डिसओन नहीं किया। हमने नहीं कहा कि हम मतलब डेली वेजेस के साथ इंसाफ नहीं चाहते। हमने ये नहीं कहा कि NYC वालों के साथ इंसाफ नहीं चाहते। हमने ये नहीं कहा कि रेबरे खेल वालों के साथ इंसाफ नहीं चाहते। हमने ये कहा कि डेली वेजर्स की जो इशू है, उनको जो आज परेशानी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP के कारण है। आज वो इस दोराहे पे आके खड़े हो गए, वो जाएँ कहाँ? 18 साल का नौजवान, 21 साल का नौजवान, कांग्रेस का मिनिस्टर गया और उसने कहा, एक्शन को बोला भाई इसको लगा दो, एक्शन ने भी लगा दिया। घर में भी खुशी मनाई गई कि मेरा बच्चा जो है PHE में लग गया, उसकी शादी भी होगी, फिर बच्चे भी हो गए। और आज वो 50 साल की उम्र में वो कह रहा है मुझे अभी तक पक्का करो। बेइंसाफ़ी उसके साथ हुई कहाँ? वो किसने की?
वो तो देखना पड़ेगा ना। लिहाजा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, ये जल्दी रेगुलर, इनकी अगर रेगुलर नहीं भी होते हैं, इनकी जो है तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनको हर महीने तनख्वाह मिले। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे PHE है, चाहे PDD है, चाहे और भी कोई डिपार्टमेंट है, वो डेली बेसिस के ऊपर ही चल रहा है। आज जितने हम खासकर PHE और PDD 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, वो डेली वेजर्स के ऊपर ही चल रहे हैं। जो पानी हम लोग पी रहे हैं, जो हम बिजली ले रहे हैं, उसमें डेली वेजर्स का एक अहम रोल है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और उनकी इस डिमांड को लेकर LG से बात कर रही है। अब हम उस बात को दिल्ली भी रख रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा मुद्दा है। साथ टेलीविजन से बात की हमने, उन्होंने बोला हमें साथ नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। नहीं, रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट तो फिर जो मिलना है वो तो LG साहब ने देना है, दिल्ली ने देना है। हमने तो कोशिश करनी है, हम लगे हुए हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ हैं। हम ये कहते हैं कि भाई उनके साथ ये ख्याल टेलीविजनों के जब आपकी PDP के साथ गठबंधन सरकार से उस समय भी था आपको? नहीं, उस समय देखिए ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि उस समय हमने लिस्टें बनवाई थी, हमने ऑनलाइन करवाए थे कि भाई हम इनके साथ, हमने पूरा उसमें, हमारी गवर्नमेंट ने पूरा उसमें पूरे तरीके से एक सिस्टम बना दिया था कि ऑनलाइन करने के बाद हम इतने लोगों को पक्का करेंगे, इतने लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, इतने लोगों को इस तरह करेंगे। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि सरकार टूट गई और वो चीज़ बीच में रह गई। मैं फिर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करती है। भारतीय मिशन है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है, लोगों की पार्टी है, लोगों के इश्यूज को हल करने के लिए वो पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से डेली बेसिस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ विबोध गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पूर्व MLC भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और कश्मीर के प्रभारी भी हैं। गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दूसरे राजनीतिक दल इकट्ठा हो चुके हैं DDC चुनाव, वो मिलकर लड़ेंगे और इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग की बात करें तो पूरी पकड़ अपनी मजबूत रहेगी और कश्मीर से भी इनको लगता है कि वो सीटें निकालेंगे और डेली विजर्स का ये साथ देंगे। ये कह रहे हैं कि बातचीत LG साहब से ये ज़रूर करेंगे और कहीं ना कहीं अब DDC चुनाव निकट हैं तो इनको भी याद तो टेलीविज़नों की आएगी। और कुछ ही दिन पहले इसी कार्यालय में जहां हम बैठे हैं, इसके बाहर ही टेलीविज़नों ने प्रदर्शन किया था और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे बात की थी तो वो उससे सहमत नहीं हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जब पावर में आते हैं तो उनकी बातचीत में और जब वो पावर में नहीं होते हैं उस बातचीत में फ़र्क होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टेलीविज़र्स कह रहे थे। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जो बातें यहाँ पर हुई हैं इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी बातें सच साबित होती हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।